नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान आपका स्वागत करता हूं। और यूपी पेट की जो पहली शिफ्ट का पेपर है वो पेपर बहुत आसान नहीं कह सकते। कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा सोचने वाले हैं। अगर उनको हटा दिया जाए, दोनों कुछ क्वेश्चनों को जो सोचने वाले थोड़ा सा, तो कुल मिला के पेपर बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। लेकिन जो दोनों पैराग्राफ आए हैं उनकी भाषा टफ है। उन पैराग्राफ की जो हिंदी पैराग्राफ आए हैं उनकी भाषा बच्चों टफ है। तो उनकी भाषा जो टफ है उससे क्वेश्चन को निकालने में थोड़ी समस्या जरूर हुई होगी। बच्चों को बार बार पढ़ने का इच्छा नहीं हुई होगी, या टफ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताऊं, लेकिन जो ऑप्शन है उसमें जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो आसान है, इजी है। हम सभी जितने भी दो पैराग्राफ आए हैं उन सब के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और जो ये है उन सब के बारे में आपको मैं आंसर बताऊंगा। जैसा पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है अगली शिफ्ट में भी लगभग इसी तरह का पेपर आना है। 19-20 का फर्क होगा। इस तरह का मैथ, इसी तरह की रीजनिंग, जो दो चार क्वेश्चन वो आने हैं। मैं आपको जो पेपर सोल्व करवा रहा हूं वो इस दृष्टि से करवा रहा हूं कि आपको अगले पेपर में भी लाभ हो सके। चलिए करते हैं स्टार्ट। अभी मैं केवल आपको जो कराऊंगा वो केवल जीएस के और हिंदी कराऊंगा। देखो, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? पहले अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन बच्चों कहां किया गया है? कलकत्ता में किया गया। कहां पर? कोलकाता। तो ध्यान रखना आप, पहले कहां किया गया है? कोलकाता में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। कोलकाता पहली अंडर वाटर यानी पानी के अंदर जो मेट्रो चलेगी वो आपके कहां उद्घाटन हुआ है? कोलकाता में हुआ है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? पहला कृत्रिम भ्रूण यानी बिना स्पर्म और बिना एग के, बिना अंडे के तैयार किया है, वो इजराइल के वैज्ञानिकों ने किया है। चूहे का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार हुआ है। किसका? चूहे का। और कहां ने किया है? इजराइल के लोगों ने किया है। देखिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? गुजरात है इसका आंसर। क्या इसका आंसर बच्चों? इसका आंसर आपका गुजरात होगा। गुजरात में लॉन्च किया गया है। इसका आंसर गुजरात है, याद रखिएगा आपको। IIBM। किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो उसका आंसर बच्चों चीन है। याद रखिए बात, कौन सा आंसर है उसका? उसका आंसर जो है चीन है। चीन ने ताइवान, नहीं, ताइवान का प्राचीन नाम फार्मोसा भी है। ध्यान रखना, क्या नाम है? फार्मोसा। वास्तव में जो पुराना चीन था वो ताइवान यानी फार्मोसा ही था। चलिए नेक्स्ट। ये सब क्वेश्चन आ गया। पहले देखिए सातवां क्वेश्चन कौन सा है? भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में किस डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया है? जुलाई 2022 में स्पेस लाइट या स्काईलाइट या मूनलाइट, बच्चों का आंसर है स्काईलाइट। क्या आंसर है? स्काईलाइट। स्काईलाइट का युद्ध अभ्यास किया है भारतीय सेना ने, भारतीय थल सेना का अभ्यास है ये। उसके बाद देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? मालदीव, UAE, चीन और म्यांमार, ये भारत के पड़ोसी देश है। UAE पड़ोसी देश नहीं है, संयुक्त अरब अमीरात, जो कि अरब की खाड़ी में है, अरब कंट्री है संयुक्त अरब अमीरात। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान भरी गई? ये बच्चों मैंने कल ही अपनी ऑफलाइन क्लास में इसके बारे में पूरी डिटेल में बताया था कि क्या जहाज, क्या कौन सी एयरलाइंस है, किस एयरलाइंस के पास सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट है। जैसे कि आपका है इंडिगो, इंडिगो के पास सबसे ज्यादा है वायु सेवा जो देती है, सबसे ज्यादा इंडिगो देती है। आकाशा एयरलाइंस जो है वो ध्यान रखना, वो कहां से? मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई गई है। और राकेश झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला जो जिनकी एयरलाइन से उनकी अगस्त में मृत्यु भी हुई है। तो आकाशा एयरलाइंस भारत की नवीनतम एयरलाइंस है, जो उसकी पहली उड़ान मुंबई से अहमदाबाद के बीच चली थी। पहली जो उड़ान थी, पहली वाणिज्यिक उड़ान दिल्ली से बेंगलोर के बीच है
और कौन इसके मालिक थे? राकेश झुनझुनवाला, उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक, चलिए इधर कौन सा है? इधर ही है। तो देखते हैं नौवां क्वेश्चन कौन सा, नौवां क्वेश्चन कौन सा है? नौवां क्वेश्चन है, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़ो चलो अभियान ने किस केंद्रीय मंत्रालय शुरू किया? बढ़ो चलो अभियान जो है वो बच्चों संस्कृति मंत्रालय का है, कल्चर मिनिस्ट्री का है, संस्कृति मंत्रालय का। बढ़े चलो, बढ़े चलो। इधर देखते हैं 10वां क्वेश्चन, 10वां हमने कर लिया। 11वां, निम्न से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा की प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलकर्णी केंद्र की स्थापना करी है? बच्चों ये आईआईटी मद्रास है, आईआईटी मद्रास ने काम किया है। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आएगी, इंटरनल सिक्योरिटी की बात आएगी, आंतरिक सुरक्षा की बात आएगी, तो उसकी अध्यक्षता हमेशा अमित शाह करते हैं, यानी जो गृह मंत्री है वो करते हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखना आप, अभी जुलाई अगस्त में ही मध्य प्रदेश में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता भी गृह मंत्री ने ही करी थी। क्योंकि जो क्षेत्रीय परिषदें हैं उनके जो अध्यक्ष होता है वो गृह मंत्री होता है, ठीक है। चलिए ये अमित शाह हो गए इसके अध्यक्ष जो करी थी। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन क्या है? कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? हर घर जल प्रमाणित राज्य आप जानते हैं केंद्र सरकार की योजना है, और 2024 तक भारत के प्रत्येक घर में जल पहुंचाने की योजना है। 2024 तक हर घर जल प्रमाणित राज्य है, यानी गोवा ने अपने यहां हर घर में जल पहुंचा दिया है। पीने वाले जल की बात चल रही है, टंकियां बिछाकर, बड़ी बड़ी टंकियां बनाकर, नल लगाकर घर घर तक क्योंकि गोवा छोटा राज्य है, 2 ही जिले हैं। गोवा का मुख्यमंत्री जो होता है केवल 2 जिलों का मुख्यमंत्री है, एक जिला है पणजी और एक वास्को। ये ध्यान रखना, भारत का एकमात्र राज्य है गोवा जहां 2 जिले हैं और जहां का जो मुख्यमंत्री है वो केवल 2 जिलों का मुख्यमंत्री होता है। तो गोवा में ही ध्यान रखना एक बात और गोवा के लिए बहुत पूछता है कि जो अनुच्छेद 44 है हमारा, आर्टिकल 44 है, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा गोवा में लागू है, गोवा में लागू है। और ध्यान गोवा में ही चलते हैं वैधानिक जितना जुआ घर, कैसीनो बोलते हैं, वो कैसीनो गोवा में चलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। इस पेज पर 14, 15, 16, 19, पहले तो 14 क्वेश्चन, क्योंकि 13वां क्वेश्चन हमारा हो गया है। 13वां क्वेश्चन ये था गोवा वाला। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं। जानते हैं 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई पृथ्वी दिवस, जल दिवस और अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं 22 मई को। 15वां देखते हैं, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली द्वीप असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है, और अब ये असम का एक जिला भी बन चुका है, माजुली द्वीप। दूसरा बड़ा द्वीप जो है वो ब्राजील में है, अमेजन नदी के बीच में। कुछ विद्वान, कुछ वो जो भूगोलविद हैं उसको भी बड़ा मानते हैं, वो सबसे बड़ा है, लेकिन नहीं, माजुली द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। इस पर आबादी है, लोग रहते हैं, यहां पर मकान भी बने हुए हैं, लेकिन वो जनजाति जैसे ना मकान, इस तरह के मकान हैं। तो माजुली द्वीप, माजुली नाम का एक नया जिला भी है असम में, और सबसे बड़ा द्वीप भी है। ये क्वेश्चन बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आपको हर किताब में मिलेंगे, हर टीचर आपको पढ़ाएगा ये क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों से कोई मतलब नहीं होता है, ये हर किताब में मिलेंगे। कोई दावा करना कि हमारे यहां से मिला, हमारे यहां से, अरे भाई ये तो सब में है, ये तो बच्चा ना भी पढ़ेगा, छोटी सी किताब लेके पढ़ ले कोई, कौन क्या कहां, वहां मिल जाएगा। तो बात इसकी, जो आगे जो क्वेश्चन आएंगे बात उसकी होगी। चलिए 16वां क्वेश्चन, हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा, हंगरी राष्ट्रीय मुद्रा, ये डी आंसर इसका, डी हंगरी, ये और इसका आंसर हंगरी फोर्ट, हंगरियन फोरिंट, हंगरियन फोरिंट मुद्रा है इसकी। 17वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताना क्या है? बहुत सब लोग जानते हैं इसको, बहुत दिन से क्वेश्चन आ रहा है। आंध्र प्रदेश 1853 में बना था,
भाषा के आधार पर। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आप ध्यान रखने का, 1935 में उड़ीसा, 1935 में उड़ीसा भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य था। इसलिए से पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बना हुआ राज्य यह है। स्वतंत्रता से पहले 1935 में जैसे हमारा उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रदेश बना था, ऐसे ही उड़ीसा भाषा के आधार पर राज्य बना था 1935 में। याद रखिए बात, आपको याद रहनी चाहिए, वो उड़ीसा है। चलिए, भाषा के आधार पर बनने वाला, भाषा के आधार पर राज्य बनने की जो पहली बात आई थी वो आप ध्यान रखिएगा, वो 1928 में जो नेहरू समिति थी बच्चों, उस नेहरू कमेटी के रूप में आई थी। नेहरू समिति थी ना, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में समिति हुई थी, उसमें 9 मेंबर थे। उस नेहरू समिति ने 1928 में अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए, लेकिन उस समय इस बात को नकार दिया गया और 1956 में भारत में भाषा को राज्य निर्माण का आधार मान लिया गया। इसीलिए भारतीय राज्यों की सीमा आपस में ऐसे निकली हुई है, ऐसे निकली हुई है, ऐसे निकली हुई है। अमेरिका में जब राज्य बने वो भाषा के आधार पर नहीं बने, वो प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर बने। इसलिए वहां राज्य चकोर चकोर और ऐसे है, आयताकार या वर्गाकार राज्य है। हमारे यहां किसी की पूंछ चलेगी, किसी की पूंछ चलेगी। ललितपुर जिला है उत्तर प्रदेश का, ललितपुर जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ये पूछा चुका है, ध्यान रखना। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, लोकसभा में 18 क्वेश्चन है, 17वां हो गया, 18वां। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है बच्चों? 25 वर्ष होती है। कितनी है? 25 वर्ष। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए और विधानसभा का मेंबर बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। राज्यसभा और विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष। ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबर, अभी उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव हैं, तो नगर निकायों से क्वेश्चन आ सकता है कि कितने नगर निगम है। नगर निगम के चेयरमैन को मेयर बोलते हैं या महापौर कहते हैं। और यहां पर भी जो न्यूनतम आयु है बच्चों वो 21 साल की है। जो ग्राम प्रधान के लिए होती है वही नगर पालिका और नगर पंचायत नगर निगम के मेंबरों के लिए होती है 21 वर्ष की आयु। लेकिन लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष की आयु है। कोई पूछे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए भी जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष होती है। 18 19वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 19वां है यूएनएफसीसी का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? जानते राजेंद्र पिचोरी है। राजेंद्र पिचोरी नाम याद रखना, क्योंकि यूएनएफसीसी आया है तो किसी भी एग्जाम में राजेंद्र पिचोरी आ सकता है। राजेंद्र पिचोरी जो है वो यूएनएफसीसी के चेयरमैन भी रहे हैं और भारत के पर्यावरणविद हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, फेडरेशन नहीं है, फेडरेशन नहीं है, फ्रेमवर्क 2 में है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, कन्वेंशन या काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज, बस यहां पे अंतर करना आपको, काउंसिल या कन्वेंशन। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट, फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन, कहां चले गए? यूएनएफसी, काउंसिल कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ऑन क्लाइमेट चेंज। फ्रेमवर्क दोनों में, काउंसिल है कि कन्वेंशन है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, काउंसिल ऑफ ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका आंसर होगा। ये रहा 19वां। 20वां, नौटंकी से किस राज्य के लोग करते हैं? नौटंकी कहां के लोग करते हैं? उत्तर प्रदेश के लोग करते हैं नौटंकी। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य या लोक नृत्य कौन सा? नौटंकी है। और है ना, उत्तर प्रदेश का जो कथक है वो शास्त्रीय नृत्य है, कथक। जिसे ना कौन जुड़ेगा कथक से? बिरजू महाराज। कथक, और कथक के साथ ठुमरी किसने जोड़ी थी? ठुमरी, ठुमरी जोड़ी थी किसने? अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह ने जोड़ी थी। कौन सी? ठुमरी कथक के साथ वाजिद अली शाह ने जोड़ी थी। तो जो नौटंकी कहां का? वो उत्तर प्रदेश का है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां है? स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। और आप जानते होंगे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का भी अध्यक्ष बदले गए हैं अगस्त में ही, वो आप ध्यान रखना। इस वाली शिफ्ट में ज्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं, वो जो क्वेश्चन आए हैं बच्चों वो आए हैं किसी के अगस्त से और जुलाई से। 1-2 क्वेश्चन पिछला है, बाकी जुलाई और अगस्त से आए हैं।
तो अगले एग्जाम में भी इसी तरह के आने की संभावना है। प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड। जब भी हम माइंड की बात करते हैं तो पावर्स, माइंड पावर्स किससे आती है? योगा से आती है। और योग के बारे में किसने बताया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उल्टा बोला, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है 12 जनवरी को, और 12 जनवरी को हम मनाते हैं क्या? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस ये है 12 जनवरी को। एक है 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। ध्यान, 12 अगस्त को क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को होता है, और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को होता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस होता है। नेक्स्ट बढ़ते आगे। अनुच्छेद आ गया। क्या आ गया? अनुच्छेद। देख लीजिए आप अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद ज्ञान राशि के संचित कोष को एक को ही साहित्य कहा जाता है। साहित्य जहां समाज को प्रभावित करता है, तो आपने रखा होगा। जो इसके आंसर मैं आपको बता देता हूं। साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य कैसे पूर्ण करता है? साहित्यकार इनमें से कोई नहीं तो हो नहीं सकता। साहित्यकार समाज की रूपरेखा को कल्याणकारी सुखद मार्ग द्वारा प्रस्तुत करने में से सदा पीछे ही रहता है। चलो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम वन लाइन कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो बाद में देखते हैं इसको, इस गद्यांश को। अभी देखेंगे, इसी क्लास में देखेंगे, बस थोड़ा सा बाद में देखते हैं अभी इसको। या जीएस देख लीजिए आप। संगमरमर पर पित्रादुरा। पित्रादुरा, पित्रादुरा का मतलब होता है, तो ध्यान रखना, पित्रादुरा किसको बोलते हैं? पित्रादुरा किसको बोलते हैं? पित्रादुरा बोलते हैं हीरे जवाहरात जड़ने की क्रिया को। किसको? हीरे जवाहरात जो जड़ते हैं ना, उसे बोलते हैं पित्रादुरा शैली। क्या बोलते हैं? पित्रादुरा शैली बोलते हैं हीरे जवाहरात के जड़ने को। यह किसके समय शुरू हुआ था? अगर ध्यान आप, शुरू तो जहांगीर के समय हुआ था पित्रादुरा। जो आगरा में जो एतमादुद्दौला का जो मकबरा है, जो नूरजहां के पिता थे, नूरजहां के पिता थे, उन नूरजहां ने अपने पिता का एतमादुद्दौला के नाम से मकबरा बनवाया था। जो आगरा में है ये मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा, और इसी मकबरे में सबसे पहले इस शैली का प्रयोग हुआ है, यह आप ध्यान रखिएगा। लेकिन वो क्या पूछ रहा है? शैली या रंगीन पत्थरों की जड़ाई का काम के समय बहुत लोकप्रिय हुआ, तो वो आंसर है शाहजहां। क्या है? शाहजहां। अगर पूछता है शुरुआत किसके समय हुई, तो जहांगीर के समय हुई। किस इमारत में सबसे पहले प्रयोग हुआ, तो बच्चों वो एतमादुद्दौला का मकबरा है, जो किसने बनवाया था? जो बनवाया था किसने पता आपको? नूरजहां ने। किसने बनाया था? नूरजहां ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53वां क्वेश्चन। किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया? बच्चों ध्यान रखना, इसको कुछ लोग गलत बता रहे हैं। ये जो आंसर तांबे का जो पहली बार प्रयोग की बात करी है, वो ताम्रपाषाण युग है। नवपाषाण नहीं है, ताम्रपाषाण है, जहां तांबे और पत्थर का प्रयोग सबसे पहली बार किया गया है। नवपाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता के बीच में, नवपाषाण और हड़प्पा सभ्यता के बीच में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां रही हैं। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां रही हैं, याद रखना आप। ताम्रपाषाण संस्कृति किसमें? ये तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया था ताम्रपाषाण युग में। ताम्रपाषाण युग में तांबे का प्रयोग पहली बार किया गया। हड़प्पा सभ्यता में कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं, तांबा और टिन मिलाकर पहली बार प्रयोग की गई। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हड़प्पा सभ्यता और नवपाषाण काल के बीच की संक्रमणकालीन संस्कृति थी। मालवा संस्कृति थी, कायथा संस्कृति थी, आहड़ संस्कृति थी, जोरवे संस्कृति थी। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इतिहास की
ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां पूरी मिलेगी, उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। तो वहां से पढ़ने के बाद आपको कौन कौन संस्कृतियां ताम्र पाषाणिक थी, कौन सी कहां पर थी, मालवा कहां पर थी, जोरवे कहां थी, आहड़ संस्कृति कहां थी, ये संस्कृतियां आपको सब मिल जाएंगी उस क्लास के अंदर, उसमें आपको मिल जाएगी। हाँ, समय नहीं है तो तांबे का पहला प्रयोग अब है ना ताम्र पाषाणिक काल में हुआ है। ठीक, चलिए 55वां, किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ? जानते हैं बौद्ध संगति 4 हुई थी, कितनी हुई थी? 4 बौद्ध संगति हुई थी। उन्होंने जो पहली थी वो राजगीर यानी राजगृह बोलते हैं इसको, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद हुई थी। उपाली और आनंद जो कि शिष्य थे, उन्होंने यहां पर 2 ग्रंथ लिखे थे। आनंद ने लिखा था कौन सा? आनंद जो उनके पास रहता था। 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। जो विनय सूत पिटक है, सूत पिटक, उस सूत पिटक में जो बातें हैं ध्यान रखिएगा, उसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं, ये आनंद जी ने लिखे थे। और जो विनय पिटक है, विनय पिटक, इस विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम है वो उपाली ने लिखे थे, उपाली। और जो अभिधम पिटक है वो अशोक ने इस सूत पिटक के ऊपर इनकी दार्शनिक व्याख्या करी थी, अशोक ने करवाई थी। दूसरी बौद्ध संगति महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 साल के बाद वैशाली में हुई थी, जब थे राजा कालाशोक, शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक। इसके समय थे अजातशत्रु, हर्यक वंश के राजा। तो राजगृह में हुई थी यह बौद्ध संगति। कौन सा वह व्यक्ति है जिनका नाम देव नाम प्रिय या प्रियदर्शी भी था? वो आप जानते हैं मौर्य सम्राट अशोक थे, मौर्य सम्राट अशोक थे। इन्हीं का भब्रू अभिलेख, एक भब्रू जिसमें अपने आप को देव नाम प्रियदर्शी राजा कहते हैं अशोक। अशोक का पोता था दशरथ, दशरथ, इसने भी देव नाम प्रियदर्शी की उपाधि ली थी। किसने? दशरथ ने भी। देव नाम प्रियदर्शी की किसने? दशरथ ने, अशोक ने भी और दशरथ ने भी। और ये कहां से प्रभावित हुए थे? वो चीनी शासकों से प्रभावित, दंगना चीन से। अशोक ने डेरियस प्रथम, दारा प्रथम से प्रभावित होकर अभिलेख खुदवाए थे। डेरियस जो कहां का था? ईरान का था। ठीक, दशरथ ने और अशोक ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करी थी। अब इधर देखते हैं, ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित किसका शासन था? बहुत आसान है, सब जानते हैं इसको। तो मुगल सम्राट अकबर। कौन थे उस समय? उस समय अकबर थे, जिसमें स्थापना हुई थी। मुगल सम्राट अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूछ रहा है, स्थापना। ये क्यों पूछी उसने स्थापना? कि उसमें एलिजाबेथ प्रथम, अभी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हुई है। और मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि आप करंट में जो चल रहा है उसका इतिहास में क्या मायने हैं, उसको इतिहास से जोड़िए, उसको भूगोल से जोड़िए, वहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हुई 1953 में। वो जब रानी बनी थी तब भारत में क्या स्थिति, अभी आपको कौन भारत का प्रधानमंत्री था, कौन राष्ट्रपति था, कौन विदेश मंत्री था, यह आपको याद रखना चाहिए। एलिजाबेथ प्रथम के समय ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और लेकिन ये बात है 1599 की, तब भारत पर अकबर का राज था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तब मुगल सम्राट जहांगीर भारत के राजा थे। और विलियम हॉकिंस जो हेक्टर नामक जहाज से भारत में आए थे, कि जहां से हेक्टर नामक जहां से भारत में आए थे, हेक्टर उस जहां से थे, और वो जहांगीर से आगरा में मिले थे जाकर। विलियम हॉकिंस और विलियम फिंच, ये 2 लोग एक साथ आए थे। चलिए, ये हो गया आपका किस समय। भूदान ग्रामदान आंदोलन का संबंध किससे है? भूदान और ग्रामदान का संबंध आप जानते हैं आचार्य विनोबा भावे से है। विनोबा भावे से, विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, कौन सा? व्यक्तिगत
व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था। कहां से? महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। और ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह कांग्रेस ने इसलिए चलाया था ताकि वो ये बता सके कि कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं है, यानी भारत द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं है। तो और इन्होंने ही, विनोबा भावे ने भूमिदान की शुरुआत करी थी पंचपोली नामक गांव से, आंध्र प्रदेश से। कहां से? आंध्र प्रदेश से। और जो ग्राम दान की शुरुआत की थी उन्होंने उड़ीसा से। यह आप ध्यान रखिएगा दोनों बातें। जो भूमिदान है 2 अक्टूबर 1952 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली शुरुआत करी थी। पोचमपल्ली गांव का नाम है और उस गांव में बहुत सी साड़ियां बनती है। वो जो वहां का जो चित्रकला है उसे पोचमपल्ली भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश में जो चित्रकला है, जहां पर ये हैदराबाद के आसपास का इलाका है, तो वो तो अब तेलंगाना में चला गया। अब कहां हो? तेलंगाना में। लेकिन संस्कृति तो बढ़ती नहीं है, चित्र बढ़ते हैं केवल। तो पोचमपल्ली एक चित्रकला का भी नाम है वहां पर, और पोचमपल्ली गांव भी है। वो चित्रकला उसी गांव से उसका नाम पड़ा है। तो आंध्र प्रदेश को थी। जो ग्रामदान है वो उड़ीसा से शुरू किया था विनोबा भावे। और ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें रेमन मैग्सेसे, जो कि फिलीपींस का पुरस्कार है, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को बोलते हैं एशिया का नोबल, वो इनको मिला था, विनोबा भावे को। दांडी नामक यात्रा के दौरान, ये देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है जो दिया है इन्होंने। इस क्वेश्चन पर लगभग सभी लोग चकित हुए होंगे और बहुत से लोगों ने छोड़ा होगा कि इनमें से कोई नहीं है। दांडी नामक यात्रा के दौरान 12 मार्च 1930 की बात चल रही है। सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने का राज्य कहता है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है एग्जाम में। ये यूपी के लोअर में या पीसीएस प्री में क्वेश्चन, या मेंस में जब पेपर था ऑब्जेक्टिव, तब आया है। तो उन्होंने वहीं से उठा के, पेपर के लिए कोई भी क्वेश्चन नया नहीं बनाया गया है, सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं किसी न किसी एग्जाम से, ठीक ना। इनमें से आप है ना, इनमें है कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये बंगाल की थी, सामाजिक कार्यकर्ता, राष्ट्र आंदोलन की। कहा था कि आंदोलन केवल पुरुषों तक मत रखो, इसको महिलाओं तक जा रहे तो। और आप जानते हैं दांडी मार्च के समय महात्मा गांधी के साथ एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर भी शामिल थे। इन्होंने ही धरसाना, जहां पर सरोजिनी नायडू जो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, वो वहां पर नेतृत्व कर रही थी, और मणिलाल नेतृत्व कर रहे थे, गांधी जी के पुत्र। तो वेब मिलर ने धरासना में जो लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद इस बात का वर्णन किया था कि भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। वेब मिलर कब थे? दांडी मार्च में। एक थे लुई फिशर, महात्मा गांधी के साथ, वो थे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। लुई फिशर ही महात्मा गांधी के जीवनीकार भी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? राष्ट्रवाद का मतलब देखो, राष्ट्रवाद मैंने बताया आपको, राष्ट्रवाद पर क्वेश्चन क्यों दिया है? राष्ट्रवाद पर क्वेश्चन इसलिए आया है कि आजकल राष्ट्रवाद की बड़ी चर्चा होती है कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्यों है, कैसे है, राष्ट्रवाद होता क्या है, किसे बोलते हैं राष्ट्रवाद। हेलो, हाँ सर, वीडियो बना रहा। अभी करता हूँ बात, 2 मिनट बाद, 10 मिनट की वीडियो। ठीक है, राष्ट्रवाद चर्चा में आजकल कि राष्ट्रवाद क्या, कि राष्ट्रवाद के नाम पर बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि संपूर्ण राष्ट्र के नागरिक किसी एक विषय पर एक होने की भावना या भाव रखते हो। जैसे जब हमारा क्रिकेट मैच पाकिस्तान के साथ होता है तो पूरा देश बड़ा उद्दोलित होता है, एक भारत होने की भावना आती है कि हम सब भारतीय हैं, उसमें हम जाति धर्म में बटे हुए नहीं होते। जब कोई पाकिस्तान के साथ की बात आती है, या चीन के साथ की बात आती है, तब हमारी जो भावना इकट्ठी होती है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद एक भावनात्मक विषय है, न कि राजनीतिक विषय। तो वो भावना जो पूरे देश के नागरिकों को एक करती है उसे बोलते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद सबसे पहले फ्रांस की क्रांति में आया था। जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की जो भावना थी, वो फ्रांस की क्रांति में राष्ट्रवाद आया था। राष्ट्रवाद हमेशा साम्राज्यवाद का विरोध करता है। तो साम्राज्यवाद के अपोजिट होता है
राष्ट्रवाद। साम्राज्यवाद का मतलब होता है जब हम किसी देश पर अधिकार करते हैं, उसके राजनीतिक संसाधनों पर अधिकार कर लेते हैं, उसे बोलते हैं साम्राज्यवाद। का उल्टा क्या है? राष्ट्रवाद है। तो सबसे पहले कहा था फ्रांसीसी क्रांति में। हालांकि जो अमेरिकी क्रांति है, अमेरिकी क्रांति अमेरिकियों के लिए है। अमेरिकी क्रांति ये सब क्वेश्चन बन सकता है, इसमें दोनों में डाउट होगा, ध्यान, इन दोनों क्वेश्चन में डाउट बनेगा। अमेरिकी क्रांति भी राष्ट्रवाद के लिए जानी जाती है। अमेरिकियों ने भी इंग्लैंड के खिलाफ अमेरिका यानी अमेरिकी होने का नारा दिया था। कहा जाता है कि जब कोई फल अधिक पक जाता है तो पेड़ पर अधिक समय तक नहीं रहता। यानी जब राष्ट्रवाद की भावना बहुत मजबूत हो जाती है तो वो देश गुलाम नहीं रहता, वो साम्राज्यवाद को समाप्त करता है। ये अवधारणा अमेरिकी क्रांति में आई थी। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। यदि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। यानी अगर हमारा प्रतिनिधित्व, हमारा रिप्रेजेंटेशन इंग्लैंड की संसद में नहीं है तो इंग्लैंड की संसद को हमारे ऊपर कर लगाने का अधिकार नहीं है। ये बात जो आई थी ये अमेरिकी क्रांति में आई थी। पूछा स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित से किस क्रांति में हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति में स्पष्टली माना जाता है। तो जिसने लगाया वो सही है उसका आंसर, जो फ्रांसीसी क्रांति लगाया है। लेकिन इसका आंसर अमेरिकी क्रांति भी हो सकता है। अब बात यह यूपीएससी क्या मानता है, पर जो लगता है मुझे उसका आंसर इसमें फ्रांसीसी क्रांति होना चाहिए। 61वां, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध का प्रांत निर्माण हुआ था? बंबई जो सिंध बना था, ध्यान रखना बच्चों, वो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के बाद भारत में 11 राज्य बनाए गए थे, 11 प्रांत बने थे भारत में 1935 के अधिनियम के तहत। इन 11 प्रांतों में ही 1937 में चुनाव हुए थे। इन 11 प्रांतों में, उसमें हमारा संयुक्त प्रांत भी था, उड़ीसा भी था, ठीक ना। इन प्रांतों में 11 प्रांत में चुनाव हुए थे। 37 में चुनाव के समय जो भारत का वायसराय था वो लिन लिथगो था। और इन 11 में से ध्यान आप 8 में सरकार बनी थी कांग्रेस की। सरकार थी कांग्रेस की। चलिए, तो इसका आंसर ए हो गया। 62 प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? यह नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। कहां पे दिया था नारा? ये नारा सिंगापुर में दिया था। कहां दिया था? सिंगापुर में। ये नारा सिंगापुर में दिया था और कैथे हॉल में दिया था। कैथे हॉल कहा था, कैथे हॉल में मीटिंग हुई थी, वहीं पर दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा और भारत माता इसका इंतजार कर रही है। ये सब चीजें जो कही थी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में कैथे हॉल में कही थी। चलो दिल्ली चलो का नारा दिया था। एक दिल्ली चलो आंदोलन भी है। दिल्ली चलो आंदोलन, इधर ना, दिल्ली चलो आंदोलन जो नाम है वो 1940 के जो व्यक्ति सत्याग्रह है विनोबा भावे वाला, उसका नाम है दिल्ली चलो आंदोलन। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 63 क्वेश्चन कौन सा है। अच्छा, पहले इधर आते हैं। यह है कौन जनसंख्या वितरण का प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? आर्थिक कारक नहीं। देखो ये क्वेश्चन सोचने वाला क्वेश्चन है। कैसा? ये सोचने वाला है और आपने सोचा भी होगा इसके बारे में कि क्या लगाए। जनसंख्या वितरण, पहले क्वेश्चन को समझो। जनसंख्या वितरण, जो जनसंख्या जो फैलती है, कहीं लोग रहते हैं, वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। आर्थिक कारक नहीं है, यानी किसी कारण से जनसंख्या कहीं क्यों नहीं बसती क्यों नहीं, वहां रहती क्यों नहीं। पहला, पानी की उपलब्धता। बिल्कुल, पानी की उपलब्धता तो जरूरी है। जहां पानी नहीं होगा क्या वहां जनसंख्या रहेगी? नहीं रहेगी। रेगिस्तान का इलाका है, जो थार मरुस्थल भारत का, जो पश्चिमी राजस्थान है, जो रेगिस्तान इलाका है, वहां जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है। गंगा यमुना के द्वाप में घनत्व तो क्या है? ज्यादा है, कि पानी की उपलब्धता बहुत ज्यादा है, सिंचाई की सुविधाएं बहुत ज्यादा हैं, तो अपलब्ध जनसंख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यह भी कारक है।
औद्योगिकरण बिल्कुल, जहां कंपनियां फैक्ट्रियां ज्यादा होंगी, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, चंडीगढ़, यहाँ का औद्योगिकरण क्या है, ज्यादा है, इंडस्ट्री ज्यादा लगी हुई है, तो अपने आप वहां पर लोग क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। खनिज, खनिज से कोई मतलब नहीं होता है। खनिज जो है आपके, मान ले जहां खदानें ज्यादा हैं, तो वहां पर जनसंख्या वितरण कोई मतलब नहीं बैठता है। शहरीकरण बिल्कुल, अर्बनाइजेशन होगा, जब शहरों की सुविधाएं बढ़ेंगे, शहरीकरण तो अपना बढ़ेगा, तो जनसंख्या वितरण क्या होगा, प्रभावित होगा। आर्थिक कारक नहीं है तो ये कारक नहीं है, ये कारक तो है, ये नहीं है खनिज। तो सी आंसर है। विश्व की सबसे छोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है, नेपाल और तिब्बत के बीच। किसके बीच है, नेपाल और तिब्बत के बीच। आप नेपाल और तिब्बत के बीच है। भारत में अक्टूबर क्रांति, देखो ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। अक्टूबर की गर्मी, अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। अभी अक्टूबर चल रहा है, इस साल तो थोड़ा सा मौसम जो है आपका खुशनुमा रहा है, क्योंकि बारिश ज्यादा हुई है, और ये अपवाद है, ऐसा हर साल नहीं होता है। अक्टूबर में अच्छी खासी गर्मी होती है, अच्छे मतलब मई जून वाली गर्मी नहीं होती, लेकिन फिर भी मौसम गर्म रहता है हल्का सा। तो गर्मी का कारण क्या है, गर्म और शुष्क मौसम नहीं, इस समय तो शुष्क मौसम नहीं होता गर्मी में। तो गर्मी मौसम कैसा होता है, गर्मी में तो मौसम शुष्क नहीं होता, आर्द्रता होती है गर्मी में, वायु में नमी की मात्रा होती है, तो जब नमी होगी तो शुष्क तो होने का ही नहीं। निम्न वेग की हवाएं, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। और तीसरा कौन सा है, भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्पदाब तंत्र, गंगा के मैदानी इलाकों में अल्पदाब तंत्र कह रहे। अल्पदाब, जब प्रेशर लो होगा, जब प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। कारण क्या होता है, जो मानसूनी पवनें होती हैं वो इस समय गंगा का मैदान छोड़ चुकी होती हैं अक्टूबर में। जब वो गंगा मैदान छोड़ देंगी तो, क्योंकि आप तो दिसंबर में कहा होते, नवंबर दिसंबर में लौटता मानसून बंगाली खाड़ी से आता है, तो जब चली जाएगी मानसूनी पवनें तो यहां निम्न वायु दाब क्षेत्र बन जाता है। जब निम्न वायु दाब क्षेत्र बनेगा, तापमान थोड़ा सा बढ़ेगा, गर्मी में थोड़ी सी बढ़ेगी, तो इसका आंसर ये होना चाहिए। भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है, भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है, अब 5.5 घंटे आगे। कितना है, 5.5 घंटे, क्योंकि ग्रीनविच तो मतलब इससे ना, ये आपका पृथ्वी है, ये आपकी रेखा है, देशांतर रेखा, 0 डिग्री रेखा, जिसे जीएमटी रेखा बोलते हैं। हमारा जो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर है। कहां जाती है, यूपी से जाती है, एमपी से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है, और उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, 1 2 3 4 5 से गुजरती है। और ये दोनों जो 82.5 डिग्री रेखा है, तो 5.5 घंटा टाइम आगे बैठता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और आपका जो कर्क रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को कहीं काटे नहीं। कर्क रेखा तो भारत की है, तो कहीं काटे तो दूसरे को, तो जहां काटेंगी, कहां काटती हैं, ज्योग्राफी क्लास है मेरी, प्लेलिस्ट में जाइएगा, पूरी क्लास पड़ी हुई है ज्योग्राफी की, किस राज्य में काटती है, किस स्थान पर काटती है, पूरी पड़ी है, वो आप देखिएगा जाके, वहां पता चलेगा आपको, यहां मैं नहीं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट, कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। सिंचाई, ये भी था, सही था क्या बताओ, उर्वरकों और कीटनाशक, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, ये भी था। ये सभी इसके कारण थे हरित क्रांति में, सब चीजें हरित क्रांति में आई थी। ध्यान रखना, हाइब्रिड बीज भी थे, कीटनाशक भी थे, पेस्टिसाइड और रासायनिक उर्वरक भी था, सिंचाई भी थी, ये सब इसका कारण थे। तो यह सभी है। हरित क्रांति के जनक कौन है, क्वेश्चन में आया है। भारत में स्वामीनाथन है और विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग है, और नॉर्मन ई बोरलॉग को शांति में नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति में। ये पूछा क्वेश्चन है कि विश्व में हरित क्रांति जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो उनको कृषि में नहीं होता नोबेल पुरस्कार, अर्थव्यवस्था में मिला नहीं था, ये मिला था किसमें, शांति के क्षेत्र में।
नॉर्मन ई बोरलॉग ने मैक्सिको की लैब में, जो कि यूएसए के रहने वाले थे, मैक्सिको की लैब में मैक्सिको में एक हाइब्रिड बीज तैयार किए थे, जो छोटी प्रजाति के जो बीज हमारे यहां चलते थे उससे अलग थे। तो अच्छे बीज तैयार किए, पर हेक्टर जो उत्पादकता थी वो बढ़ी थी ना, और उसमें सिंचाई की सुविधा भी देनी थी, और हाइब्रिड बीज में उर्वरक की उस आवश्यकता भी ज्यादा थी। तो सब उसके कारण है। बिहार का अशोक, आसान क्वेश्चन है, कोसी नदी कौन सी? कोसी को बोलते हैं बिहार का अशोक। बिहार का अशोक क्यों बोलते हैं इसको? एक्चुअली जो कोसी नदी है ना, वो अपना मार्ग बदलने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पता नहीं महारानी जी किस तरह को बहना शुरू कर दे, इधर से निकल जाए, इधर से निकल जाए, कहां से निकल, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो जब जिसका मार्ग तय नहीं नदी का, उससे बाढ़ का चांस के आने के ज्यादा चांस है। तो बिहार का अशोक बोलते हैं। इसलिए कारण भी है कि कोसी नदी में तटबंध भी काम नहीं कर पाते सही से। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति, जो मेरी मैराथन थी बच्चों इकोनॉमिक्स की, उसमें मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन कि पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का काम योजना आयोग करता था, और अंतिम स्वीकृति एनडीसी, राष्ट्रीय विकास, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। 1952 को किसकी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। तो पंचवर्षीय योजनाओं को जो अंतिम स्वीकृति थी वो एनडीसी की थी, और जो बनाता था योजनाओं को वो योजना आयोग बनाता था। और योजना आयोग जो बनाता था वो समाप्त हो चुका है, अब है नीति आयोग। 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम योजना थी, कौन सी? 12वीं, जो 2012 से 2017 तक थी। आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरी मैथन पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा इकोनॉमिक्स में, वहां आपको बहुत डिटेल में सारी जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधि किस क्षेत्र में होती है? किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था, जैसे भारत विकासशील अर्थव्यवस्था है, के प्रारंभिक चरणों की बात कर रहा है। अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र में होती है? अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब 5 क्षेत्र होने लगे हैं, 5 भी है, चतुर्थ और पंचम क्षेत्र, है ना। इसमें आईटी सेक्टर, अनुसंधान, रिसर्च, लेखन, ये सब अलग क्षेत्र मान लिया गया है। लेकिन 3 क्षेत्र ट्रेडिशनल के, परंपरागत रूप से 3 क्षेत्र हैं। तो ये पूछ रहा है, ये प्राथमिक क्षेत्र आ गया यहाँ पर, इसका सी आंसर होगा। कृषि हो गया, पशुपालन हो गया। अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंड होती है? कृषि पर, पशुपालन पर, खनन पर, खनन मतलब उत्खनन, खनन वगैरह, तो किस में आते हैं? ये आते हैं प्राथमिक में। सेवा किस में आता है? तृतीयक में आता है। उद्योग किस में आता है? द्वितीयक में आते हैं। सूचना तकनीकी सेवा का है, लेकिन सूचना तकनीकी के लिए, आईटी के लिए चौथे क्षेत्र का इस्तेमाल होने लगा है, 4th सेक्टर में आ गया है। अनुसंधान जो है, रिसर्च और नए विचार, नई क्रिएटिवनेस, वो आपके पंचम क्षेत्र में आते हैं। 71वां क्वेश्चन क्या है? 71 की निम्नलिखित से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? कॉमर्शियल बैंक नहीं है। किसे बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक? पहले तो ये देख लो, कॉमर्शियल बैंक क्या होता है। कॉमर्शियल बैंक हर वो बैंक होता है जो आपको केवल कोई जमीन मोर्गेज रखकर, कोई संपत्ति मोर्गेज रखकर, अधिक मतलब संपत्ति गिरवी रखकर ही लोन ना दे, बल्कि आपकी साख, आपके क्रेडिट के आधार पर भी लोन दे, यानी साख में भी व्यापार करे। साख का मतलब होता है क्रेडिट। जैसे आपकी नौकरी लगी, आप जो लेखपाल बन गए, पुलिस में भर्ती हो गए, ऐसा ही बन गए, कुछ भी बन गए आप, तो कोई भी बैंक आपको, जो व्यापारिक वाणिज्यिक बैंक है वो ही बैंक आपकी तनख्वाह के आधार पर, आपकी जो आपकी पेमेंट है, जो आपकी पे है, उसके आधार पर आपको एक क्रेडिट कार्ड जारी कर देगा, 5 लाख का, 10 लाख का। वो किस आधार पर किया? आपके विश्वास, आपकी साख, आपका क्रेडिट है वो, कि आप सरकारी कर्मचारी बन गए हैं। और अब तो ये हो गया है कि अगर कोई कर्मचारी भी नहीं है, केवल उसके पास आधार कार्ड है, तो उस पर भी, उसके बेस पर भी बैंक उसको साख मानकर उस पर लोन देने लगे हैं। तो जो बैंक साख में भी व्यापार करे, साख मतलब किसी से ना, विजय माल्या को लोन दिया गया, तो विजय माल्या को लोन जो दिया गया वो साख के बेस पर, कितना बड़ा व्यक्ति है जिसकी अलग से किंगफिशर नामक एयरलाइंस है, जो बियर बनाता है बड़े बड़े, जिसके बार है, बहुत बड़ा थिएटर पाल रखा, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है, तो उसकी साख अपने आप क्या होगी?
ज्यादा होगी। तो जो बैंक साख में व्यापार करे उसे हम व्यापारिक वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। सीड बी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे कैसे बैंक है? ये वाणिज्यिक बैंक है। एचएसबीसी ये हाउसिंग कंपनी है। हाउसिंग, ये हाउसिंग चीज है, ये केवल साख में नहीं, ये आपकी जमीन के आधार पर आपको लोन देता है। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? देखो, कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत विशेष कानून पारित करके बनाया गया है? एकल स्वामित्व, सोल प्रोप्राइटरशिप, स्टेशनरी कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट। आप जानते हैं, देखो आपको इसमें समझ में नहीं आएगा क्या है ये, क्योंकि अर्थव्यवस्था की भाषा थोड़ी सी अलग होती है। यह पूछ रहा है कि संसद ने कानून बनाकर इनमें से किस प्रकार की संस्थाएं बनाई है। विभाग या उपक्रम, जिसको विभाग कंट्रोल करते हैं, या वो बनाए हैं, ये जो निगम है वो बनाए हैं। वैधानिक निगम, जिसे आपका वैधानिक निगम कौन सा है? जिसे आपका ये है ना, सो आपने सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ट्राई, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये वैधानिक निगम है भारत के। कैसे वैधानिक निगम है ये संसद ने विशेष कानून बनाकर बनाए हैं। तो जो वैधानिक निगम होते हैं वो सेबी है, IRD है, ट्राई है, इस सरकार ने संसद में कानून बनाया। तब आपने पढ़ा सेबी की स्थापना कब हुई और उसको वैधानिक रूप कब दिया गया। तो वैधानिक रूप का मतलब होता है कि संसद ने विधि बनाकर, कानून बनाकर, अधिनियम बनाकर उसको लागू किया हो, तो होता है आपका ये सेबी। ध्यान ना, मनरेगा है ना, मनरेगा एक ऐसी योजना है जो संसद ने विधि बनाकर चलाई है। एकमात्र ये योजना ऐसी है मनरेगा जो संसद ने अधिनियम बनाया है और तब ये योजना चलाई है। 2005 का अधिनियम है मनरेगा वाला। तो यह है वैधानिक निगम इसका आंसर। भारतीय संघ का कार्यकारिणी लेकिन इसमें कौन शामिल नहीं होता? कौन शामिल नहीं है? संघ में शामिल कौन नहीं होता है? जानते हैं संघ में शामिल राज्य नहीं होने का, तो प्रधानमंत्री संघ में शामिल होता है, उपराष्ट्रपति भी होता है, राष्ट्रपति भी होता है। राज्य मुख्यमंत्री संघ में शामिल नहीं होते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलो ये चार क्वेश्चन आए, फिर इस पे चालू कर लेंगे कहीं। संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गठन के बारे में? 124 अनुच्छेद, चाहे वो जो आपका न्यायाधीश है उन पर महाभियोग का मामला हो, उनकी नियुक्ति का मामला हो, कोलिजियम का मामला हो, वो सब किसमें आपकी 124 में है। 124 में से सुप्रीम कोर्ट शुरू भी होता है। 75 किसके पास मूल अधिकार लागू करने की शक्ति है? सुप्रीम कोर्ट के पास, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास मूल अधिकारों की लागू करने की शक्ति है। कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? ये भी है, कॉटन भी है, फ्लेक्स भी है, जूट भी है, नायलॉन। ये कृत्रिम रेशा है। कैसा रेशा है? ये कृत्रिम रेशा है, कृत्रिम रेशा है, नायलॉन। तारों का निरूपण किस पर? तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। जब तारा लाल रंग का होता है तो उसकी उम्र ज्यादा होती है। जब नीले रंग का होता है तारा तो वो युवा अवस्था में होता है। युवा अवस्था में जो नीले रंग का या नारंगी रंग का जब होता है, जब नीले रंग का होता है, जब युवा अवस्था में जब वो धीरे नारंगी होगा तो पूर्ण अवस्था आएगी नारंगी रंग में, और जब लाल होगा तो वृद्ध अवस्था हो जाएगी। तो तारे का रंग उसके तापमान को बताता है और उसकी आयु भी बताता है। तारा का एक पूरा जीवन का होता है, तारा बनता कैसे है, नष्ट कैसे होता है, और फिर उसका बीच में क्या है। तो उसके अलग अलग रंग है। जब नारंगी होता है तो प्रौढ़ावस्था में होता है, जब नीले रंग का होता है तो युवावस्था में होता है, जब लाल रंग का होता है तो वो वृद्धावस्था होती है, का तापमान होता है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अच्छा, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्र तहत काम करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम बनाया गया है 1991 में। जो अधिनियम बनाया गया उसके तहत बनाया गया है। तो एक संवैधानिक, एक ये संवैधानिक नहीं, ये वैधानिक संस्था है।
संवैधानिक संस्थाएं वे होती हैं जिनका उल्लेख संविधान में होता है, जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है लेकिन संसद ने विधि बनाकर बनाई है, उन्हें बोलते हैं वैधानिक संस्था। तो क्या संस्था ये संस्था बच्चों वैधानिक है, ये किसी मंत्रालय के तहत काम नहीं करती। नेक्स्ट ये देखते हैं इधर वाला, कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए 6 गैस जिम्मेदार हैं, उन्हें बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसें। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसें। ये तो आपको देखो ना सीएनजी है, सीएनजी घटक क्या मुख्य है? मीथेन। ये आपका एलपीजी है, एलपीजी बोलते पाइप प्राकृतिक गैस बोलते हैं, पाइप्ड, ठीक ना, जो चलती है, जो पाइप में चलती है। एक होता है एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। इसको होता है ब्यूटेन, ब्यूटेन मुख्य घटक घटक ब्यूटेन। इसका होता है मीथेन, सीएनजी, ये सीएनजी है। और मैंने बताया आपको वो ग्लोबल वार्मिंग है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है, ना नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प है, सब कैसे कैसी है? ग्रीन हाउस कैसे। अच्छा ये क्या पूछे? यहां पर देखो नीचे देख लीजिए आप, तो ऊपर कर दूंगा। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? उच्च न्यायालय केवल संसद स्थापित कर सकती है। कौन? संसद। उच्च न्यायालय स्थापना करने का अधिकार केवल किसको है? संसद को है। अंतिम उच्च न्यायालय कहां बना है? आंध्र प्रदेश में बना है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम और गुंटूर। अमरावती उसकी प्रशासनिक राजधानी है, विशाखापट्टनम उसकी वैधानिक राजधानी है, और गुंटूर कुर्नूल जिले में पड़ती है। गंटूर है कुर्नूल, वो कुछ ऐसे नाम है, कर्नूल करके क्या नाम है, वहां पर उसका हाई कोर्ट है। ये भारत का सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट है जो संसद बनाती है। निमोनिया मानव शरीर को कौन सा प्रभावित करता है? निमोनिया प्रभावित करता है फेफड़ों को। उसमें बोलते हैं पसलियां चल रही, पसलियां, तो फेफड़े प्रभावित होते हैं किसमें? निमोनिया में। ये आकर देखो, ये आगे आपका हिंदी वाला क्वेश्चन, हिंदी वाले देखो क्या है? सही विलोम चुनना है। जोड़ और मेल तो एक ही होता है, विलोम तो है नहीं। कर्कश और खुरगुरा, खुरगुरा ये भी एक ही होगा। नूतन और पुरातन, नया और पुराना, ये विलोम सब सही है। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? उपद्रव मचाना, असंभव बातों की कल्पना करना, भूला हुआ दुख पुनः याद आना, गुणात्मक वृद्धि करना। ख्याली पुलाव बनाया रहता है, यानी ख्याली पुलाव मतलब कैसा? असंभव बात की कल्पना कर रहा है, तो बी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर? बी आंसर। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? किसका? महर्षि का। महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, है ना, महा प्लस ऋषि, ये है। महनी या मही भी नहीं, महा प्लस ऋषि, आ प्लस री, आ प्लस री इजिकल टू क्या बनता है? और बनता है, रे आधा बनता है, इतना लिखा हुआ रे, यह महर्षि। तो ये है में तो ए आ गया, ये वाला आ गया, ठीक ना, है ना। ये जैसे आ प्लस ये महर्षि आ गया, आ प्लस में क्या गया? ये आ गया। आर हो चाहे आर हो, एक दिक्कत होता है। महर्षि पहला आंसर। अच्छा इधर भी क्वेश्चन, इधर जीएस का, इधर हिंदी का हो गया। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित से किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। जो पेड़ पौधे जो भित्ति ना, जो सेल होती है, जैसे आपकी ये सेल है, ये जो ये अंदर जो होती है, ये तो होती है लिपिड्स की बनी हुई। पेड़ पौधे में डबल झिल्ली होती है, अंदर जो झिल्ली होती है प्लाज्मा झिल्ली, वो बनी होती है वसा की प्लस प्रोटीन की, और जो भागी झिल्ली होती है ये बनती है सेलुलोज की, जो बाहरी झिल्ली होती है। तो पेड़ पौधों में झिल्ली 2 होती है और जंतु में झिल्ली 1 होती है, जो ये होती है। अंडा, उसमें एक ही पन्नी निकलेगी, वो बनती है वसा प्रोटीन की। प्याज में 2 निकलेगी, एक होती है सेलुलोज की, एक होती है वसा प्रोटीन की, ठीक ना। जो जीवाणु है ना, जीवाणु, जीवाणु पौधा है कि जंतु है? जीवाणु, जीवाणु ये जंतु नहीं है, ये पौधा है, प्लांट में आता है जीवाणु। जीवाणु प्लांट में आता है कि जीवाणु की जो कोशिका होती है, जो उसकी सेल होती है, वो डबल झिल्ली से घिरी होती है। एक झिल्ली ये होती है, एक झिल्ली ये होती है। तो ये झिल्ली किस में जाती है? पादप में। इसे जीवाणु किस में आता है? पादप में आता है।
अच्छा, एकदम हिंदी का, शब्द युग का अर्थ भेद नहीं है। बिना ये किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद नहीं है। ये बच्चों को मैंने एक दिन पहले ही सारे बहुत सारे शब्द करवाए थे, ये सारे उसी में से आया है। देख लीजिए आप, शब्द युग्म उनका अर्थ दे रहा है। पहले लेते हैं अनिल, अनल, अनिल का किससे हवा का, अनिल किसे पता चाहिए आग का, अनिल का मतलब हिस्सा और इसका मतलब होता है कंधा। अपेक्षा करना, आशा, तो मुझे आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी, मुझे आपसे ऐसी आशा नहीं थी। उपेक्षा की उसने मेरी बहुत, निरादर किया, तो दोनों का अर्थ सेम है। अवलंब का अर्थ अधर नहीं होता है। अवलंब का मतलब होता है प्रतिमा, बोलते ना उसका अवलंब, उसकी प्रतिमा, तो आधार उसका अर्थ नहीं है। अविलंब, अविलंब होता है देर, अविलंब बोलना, अविलंब हो गया, अविलंब, ठीक ना, तो इसका अर्थ नहीं है। अच्छा, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची है, यानी किसमें तीनों पर्यायवाची मिले हुए हैं। रीता, रिक्त, तिक्त, नहीं तिक्त तो तीखा तीखा होता है, रिक्त खाली होता है ही नहीं। इसमें तो आंसर पार्वती वाला है, रुद्राणी, भवानी, पार्वती। रीजनिंग आ गई। चलिए, सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब जो पैराग्राफ थे वो देखते हैं, कितना वीडियो की लंबी होगी क्या वीडियो, कोई बात नहीं। देखो, गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का विलोम, इसका विलोम होता है त्रिस्थायी, मतलब हमेशा स्थायी रहना, क्षण भंगुर। सत्य तलाश कैसी जाती है, इनमें से श्रद्धापूर्वक अंत विद्यमान सत्य के मार्ग पर बढ़ते हुए सत्य का संस्कार करना। इसका आंसर बच्चों ये था बी। जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। इसका आंसर सी होगा। अब नजर रहेगा इसका आंसर, कुछ होने नहीं, क्योंकि मैंने पहला पढ़ा हुआ ये, तो ये तो होने नहीं, बस यही होगा इसमें। नेक्स्ट, अस्सी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। ये इसका आंसर होगा डी। सत्यरूपी परमेश्वर, सत्यरूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, ये सभी आंतरिक सत्य का साक्षात करना, हरि के मार्ग पर चलना, इसमें आंसर ये सभी हैं। ये देखते हैं, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्यों को कैसे परिपूर्ण करता है। साहित्यकार समाज की रूपरेखा को कल्याणकारी सुखद मार्ग द्वारा प्रस्तुत करने से सदा पीछे ही रहता है, तो मतलब हो नहीं सकता। साहित्यकार तोपो, ये भी नहीं है। साहित्यकार समाज में अपने कृत्यों द्वारा आस्था संचार करता है, उत्साह। मैं बताऊं आपको, अगर आप थोड़े से भी एक बार को पढ़ लेंगे ना, तो जो सबसे लंबा आंसर बैठ रहा है, इसमें सबसे पॉजिटिव बातें दी गई हैं, वो आंसर माना जाएगा, ठीक ना। ये आंसर ये हो गया। साहित्य हमें किस तरह से पुनर् पीढ़ियों की जानकारी देता है। समाज में फैली अनैतिकता, अराजकता, निरंकुशता एवं वंचित तत्वों को दुष्प्रेरक साहित्य द्वारा ही जाना जा सकता है। साहित्य समाज का दर्पण मात्र नहीं है, अतः साहित्य का द्वारा राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वज के विचार आदि नहीं जाने जा सकते। क्या करें, राष्ट्र के इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। समाज का दर्पण होता है, इसलिए साहित्य द्वारा पुराने समाज की बुराइयां, समाज में फैली अनैतिकता, अराजकता, निरंकुशता जैसे अवैध तत्वों के दुष्प्रभाव को साहित्य द्वारा ही जाना जा सकता है। तो इसने क्या ही दे दिया, इसमें देखते हैं। साहित्य समाज का दर्पण मात्र नहीं है, अतएव साहित्य द्वारा राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वज के विचार, अनुसंधान आदि नहीं जाने जा सकते। यानी ये देखो, इसमें और इसमें डी में आपको दिक्कत होगी। साहित्य समाज का दर्पण मात्र नहीं है, तो मात्र नहीं है, अच्छा इसलिए
साहित्य द्वारा राष्ट्र के पूर्वजों के विचार अनुसंधान आदि नहीं जान सकते। फिर ये देखो, इसमें तो ये तो हो नहीं सकता आपका, किसमें ही दे दिया है। राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वज विचार अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जान जा सकते हैं। यह हमें इसके आधार पर आंसर देना, इसमें पढ़ने के बाद, इसको पढ़ने के बाद। साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसलिए साहित्य द्वारा पूर्ण समाज की बुराइयों का, ये तो हो नहीं सकता ना। ये है देखो ना, ए है, बी और सी में से एक आंसर माना जाएगा। अथैव, अथैव यहां पर देखो, अथैव का मतलब क्या होता है? अथैव समाज का दर्पण मात्र नहीं है, अथैव इसलिए साहित्य द्वारा राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वज के विचार अनुसंधान आदि नहीं जाने जा सकते। क्या बोल रहा है? पॉइंट पढ़ी जानकारी देता है। राष्ट्र के इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वज के विचार अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। दोनों एक जैसी हो गए, तो आंसर बी माना जाएगा। चलिए, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? ये क्योंकि साहित्य समाज के प्राचीन परंपराओं से जुड़कर अंधविश्वास, दुष्पूर्ण करता है, समाज की विडंबनाओं, विसंगतियों को दर्शाता है। क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं को, संगतियों को प्रहार करके उनमें सुधार करने लाने की कोशिश की जाती है। इसका आंसर होगा ये। तो गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या है? साहित्य और समाज, साहित्य और समाज, डी का आंसर होगा। चलिए, ये हो गया। इसमें एक क्वेश्चन था ये वाला, इसका जो आंसर है ना वो ये होना चाहिए। इसका आंसर सी क्या होगा? सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन आता है उसमें कि काउंसिल आती है, इसका आंसर सी है। चलिए, ये था आपका ये। कुछ इसी तरह का आपका पेपर अगला भी आएगा, सेकंड मीटिंग का भी। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए सेकंड का भी हम एनालिसिस इसी प्रकार से करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।